अभी अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, जो कामयाबी दी है, ये सब इस चीज़ के हकदार थे। अच्छा, अब इस पे हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अवार्ड मिले हैं। इस पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं तो बहुत खुशी जोश में ये सारी अनाउंसमेंट कर रही हूँ। आप बताएं कितने एक्साइटेड हैं इन सब पे? देखिए, बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि इतने पहली दफ़ा पाकिस्तान के 4 प्लेयर को ये अवार्ड दिए गए। सबसे पहले बात कर ले तो बाबर आजम की करते हैं। जिस तरह की उन्होंने लीडरशिप शो की, मेरा हमेशा मानना है, आपसे शायद पहले भी हमने एक दफ़ा शो में बात की थी कि वो बॉर्न कैप्टन नहीं है, लर्निंग कैप्टन है। हाँ। तो लर्निंग कैप्टन ग्रेजुअली आपको पता ओब्वियसली सीखता है। जैसे ही बाबर को कॉन्फिडेंस दिया गया, उनको इंपॉर्टेंस दी गई, उनको बताया गया कि आपने अपने डिसीजन खुद लेने हैं, तो हमें नजर आया वर्ल्ड कप के अंदर कि वो एक डिफरेंट कैप्टन नजर आए। इसी तरह उनको एक और चीज भी उनके क्रेडिट पे आई कि आईसीसी की तरफ से जो T20 की टीम बनाई गई, उसकी कैप्टनसी भी बाबर को दी गई। हाँ, बिल्कुल। तो बाबर की बात करें तो बहुत जबरदस्त उनका साल रहा और उनकी परफॉर्मेंस ओडीआई के अंदर नंबर 1 प्लेयर हैं। ओडीआई का अवार्ड उनको मिला। 67 की एवरेज के साथ उन्होंने स्कोर किया। दूसरा मोहम्मद रिजवान की बात कर लेते हैं। रिजवान ने खास तौर पे T20 के अंदर जो परफॉर्मेंस दी, शायद मुझको याद रखी जाएगी। कमाल परफॉर्मेंस थी उनकी। जी जी जी। सबसे अच्छी चीज उनकी जो एटीट्यूड की है, टीम मैन है, बड़े डाउन टू अर्थ है, ये सब हम जानते हैं। और जिस तरह की एनर्जी हर मैच के अंदर, और सेमीफाइनल सबको याद होगा कि इमरजेंसी में थे वो 2-3 दिन। बिल्कुल। उसके बाद आके उन्होंने मैच खेला। तो इस तरह की किसी प्लेयर के अंदर गट्स जब देखते हैं हम, उसकी स्पिरिट देखते हैं, टीम मैन इसी को कहा जाता है कि जो टीम के लिए, मुल्क के लिए लड़ता है। हाँ, बिल्कुल, और ये समहाउ सोल्जर है हमारे, ठीक है, जो ये हमारे मैदान के सोल्जर्स हैं। मैदान के सोल्जर्स हैं। जी जी बिल्कुल, इसीलिए इनको हीरोज भी बोला जाता है। तो रिजवान की परफॉर्मेंस हमारे सामने है, वो भी बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे। इसी तरह तीसरा शहीनशाह अफरीदी है, जिनको पहले पाकिस्तानी है जिनको सर गैरी सोबरस शील्ड दी गई। इन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। शहीन को भी जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। जिस तरह खासतौर पे पहले उनको कहा जा रहा था कि ये T20 और ओडीआई के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, टेस्ट में नहीं दे पाते, बट हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के अंदर उनका स्पेल बहुत याद रखा जाएगा। बांग्लादेश के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, तो टेस्ट मैचेस भी उन्होंने बहुत जितवाए पाकिस्तान को इस साल। तो हसन अली तो ऑलरेडी कर ही रहे थे टेस्ट में अच्छा, बट शहीनशाह अफरीदी ने भी उनको साथ काफी अच्छा बॉलिंग का अटैक किया, तो वो फील्ड ली। तीसरी फिर फातिमा सना है। उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, इमर्जिंग वुमेन प्लेयर, उनको क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि बड़े टाइम के बाद किसी पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर को भी अवार्ड दिया गया। तो बिल्कुल, ये बहुत मेरा ख्याल है काफी ज्यादा टाइम के बाद, क्योंकि वुमेन क्रिकेट टीम जो है उस पे हम देखते हैं कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम में से जो प्लेयर्स हैं इतना वो आगे नहीं आती हैं। मेरा ख्याल है सना मीर का नाम ज्यादा लोग जानते हैं, वरना इतने बाकी क्रिकेटर्स नहीं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। निडा डार को अभी बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड भी दिया गया था, वो उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। बिस्मा मारूफ काफी अच्छी है। तो आलिया रियाज बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है उन्हें। तो 4-5 नाम तो बड़े जबरदस्त हैं। हाँ, बिल्कुल। जो लोगों को याद भी है कि अच्छे, वरना बहुत कम विमेन क्रिकेट की बात करें, बहुत कम लोग ये जानते हैं हमारी प्लेयर्स को। और अगर इस तरह कोई उनमें से आ जाए सामने तो हैरत में होती है कि अच्छा, हमारी वुमेन टीम भी इतनी अच्छी है। मैं अपने शो में भी लास्ट क्रिकेटर के इंटरव्यू किया है, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा। असल में रीजन ये कि कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत पाए। ऐसा ही है। जब तक आप किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आपको बड़ा इवेंट नहीं जीतते, आपके क्रेडिट पे विक्ट्रीज नहीं आती, आपको लोग याद नहीं रखते। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि एक एशिया कप पाकिस्तान ने जीता था, गोल्ड मेडल वुमेन क्रिकेट ने। उसके अलावा कोई एशिया कप, कोई वर्ल्ड कप, कोई ऐसी किसी भी हमने देखा कोई बड़ी अचीवमेंट, बिट्स एंड पीसेस में तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, बट कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत पाया अनफॉर्चुनेटली। ऐसे ही है। तो अब लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमें ये सारे अवार्ड्स इस चीज का जिस बता रहे हैं, ये हमें मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो एक सही डायरेक्शन के अंदर चली गई है। ये उसी का मैसेज है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखा भी रिसेंट पास्ट के अंदर भी, वर्ल्ड कप के अंदर, बांग्लादेश की सीरीज के अंदर भी, साउथ अफ्रीका के अंदर भी, तो हमने ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि हमारी डायरेक्शन ठीक है। अब डायरेक्शन ठीक है। अब डायरेक्शन ठीक है। सिर्फ करना क्या है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, आपने फोकस रहना है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक आधी परफॉर्मेंस अच्छी करने के बाद फिर चाहे इंडिविजुअल लेवल पे बात करें या टीम लेवल पे बात करें, अपने आप को चेंज कर देते हैं। अपने आप को हम रिलैक्स हो जाते हैं। जी, यही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मसला है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा बस अब हम कामयाब हो गए हैं, अब हमें आगे जरूर इतनी मेहनत की क्या ये हमारी, आप कह लें कि हमारे वैसे ही इन जनरल हमारी पूरी नेशन का ये प्रॉब्लम है। नेशन का ये मसला तो वो ऑब्वियसली वो भी हमारे पार्ट है, वो प्लेयर भी। तो वो उस नेशन के अंदर जब आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो ऑब्वियसली आपकी बाकी लोगों के अंदर भी नजर आती है। तो इसके सारी चीज़ों को देखें तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तानी क्रिकेट के। जैसे हम बात कर रहे हैं, अब आपके चेयरमैन भी ऑब्वियसली एक क्रिकेटर है, तो जो एक पहले बात की जाती थी जी कि उसको पता ही नहीं है चेयरमैन को क्या डिसीजन लेना है, तो चले अब वो भी एक
हम कह रहे हैं जिन खत्म हो चुकी है कि आपके क्रिकेटर जो है वो चेयरमैन और अच्छे डिसीजन ले मतलब रहे ये जो चेंजेस आए थे इरफान, आपके ख्याल में कि आपका जो पीसीबी के चेयरमैन वो बदले, फिर उसके बाद आपका कैप्टन भी चेंज हुआ, मतलब अभी अगर हम देखें तो बाबर आजम को बहुत अरसा तो नहीं हुआ कैप्टन बने ना, लेकिन वो भी कैप्टन चेंज हुआ आपकी टीम का, तो ये जो चेंजेस थे ये पॉजिटिव चेंज इसका मतलब हो गए हमारी टीम के लिए? देखें, जिस टाइम पे बाबर को कैप्टन लगाया गया था उस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि बनता था, क्योंकि जिस तरह सरफराज की जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि सरफराज की अपनी जगह थोड़ी स्टेक पे आ गई थी टीम के अंदर, क्योंकि रिजवान ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया था। अब दो कीपर तो आपकी एक टीम में नहीं खेल सकते, ऐसे ही है। अब जब रिजवान आए तो फिर ऑब्वियसली सरफराज सेकंड ऑप्शन पे चले गए, फिर जब वो बने तो फिर आपका जब भी कैप्टन रखा जाता है तो कैप्टन उसको रखा जाता है, हमारा कुछ एशियन के अंदर देखा जाए जिसकी टीम के अंदर जगह पक्की हो, जिसको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता किसी भी फॉर्मेट के अंदर। एशियन और जो इनकी टेंडेंसी डिफरेंट है ऑस्ट्रेलियन की और वो इंग्लैंड वालों की उनकी डिफरेंट है। वो अगर किसी को कैप्टन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो रिगार्डलेस के बेस्ट प्लेयर है या नहीं है, इयन मॉर्गन की बात कर लेते हैं। इयन मॉर्गन कभी भी किसी दौर के अंदर इंग्लैंड का बेस्ट प्लेयर नहीं रहा, ठीक है, वो हिटर है, बैशर है, लेकिन उनकी अग्रेसिव इंटेंट की वजह से उनको लगा कि ये अच्छे कैप्टन हो सकते हैं, और वो हम देख रहे हैं लास्ट 6-7 ईयर से उनकी कैप्टनसी कर रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया। बिल्कुल। तो ये हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है और उस टाइम डिसीजन थोड़ा ठीक नहीं था, बट जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाबर जो है वो लर्निंग कैप्टन है, तो हमने देखा कि ग्रेजुअली वो सीखते चले जा रहे हैं, उनकी इंप्रूवमेंट आती जा रही है, ये बड़ी अच्छी चीज है। अगर वो थोड़े स्टैग्नेंट हो जाते, अच्छी परफॉर्मेंसेस ना दे पाते, मैं आपको अंदर की खबर बताऊं, आपको श्योरिटी से बता रहा हूं, अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म ना करता तो बाबर की कैप्टनसी खत्म थी। अच्छा, ये चीजें डिसाइड हो चुकी थी, ठीक है, मैंने पहले भी शायद आपके शो में बोला था। जी, बिल्कुल आपने बताया था। हाँ, तो बाबर की जो अपनी पोजीशन थी बड़ी स्टेक पे थी, तो बाबर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसी तरह जो हमारे उस टाइम कोच भी लगाया सकलैन मुश्ताक के, उनके लिए भी बहुत चैलेंज था कि वो कैसे टीम परफॉर्म करती है। अगर टीम बुरा परफॉर्म करती तो शायद अभी आज हम उनका नाम नजर नहीं आना था, जैसे अब न्यूज भी कल से आ रही है। तो सकलैन मुश्ताक की नाराजगी की भी खबरें आए, उन्होंने रिजाइन भी किया है, तो ये क्या, क्योंकि बाकी भी मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन अब आपने सकलैन मुश्ताक की बात किया तो चलें वही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सकलैन ने अभी रिजाइन तो नहीं किया, मेरे जो जराये के मुताबिक अभी रेजिग्नेशन नहीं दिया, मीटिंग जरूर हुई है। मीटिंग जरूर हुई है। मीटिंग में देखे दो चीजें हैं, ये ऑलरेडी जो आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके हेड भी हैं सकलैन, तो पहले ये डेजिग्नेशन पे वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। सेकंड, जब आपके मिसबाह उल हक और वकास यूनुस ने छोड़ा तो आपको बुरी कोच के तौर पे वर्ल्ड कप से पहले 11th आवर पे आपके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। बिल्कुल। तो इनके पास कोचिंग का काफी वास्ट एक्सपीरियंस था, तो इनको इंडक्ट किया गया। अब सकलैन मुश्ताक का मानना ये है या तमाम क्रिकेटर्स का, क्योंकि क्रिकेटर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, ऐसे उन्होंने कहा कि एक ऐसा कोच हमें अब मिला इतने सालों के बाद, क्योंकि मेरे काफी प्लेयर से बात होती रहती है, सबका मानना था कि जिन्होंने हमें फ्रीडम दी खेलने के लिहाज से भी, हमारी बात को भी सुना समझा, हमें जो प्रैक्टिस चाहिए थी, जो भी चीजें गेम के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी इन्होंने प्रोवाइड की, जो किसी कोच ने नहीं की। तो अब वो उनका मानना ये है, या अपनी एज ए कोच उनके माइंड में होगा कि परफॉर्मेंस मेरी ठीक थी, टीम की ठीक थी, लड़के मेरे से सेटिस्फाइड है, तो मुझे कोच क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो ओबियसली आप दरमियान में लटके हुए हैं, ना आपको श्योरिटी है कि आप कोच हैं, आपको बोरी कोच करेगा, फिर पीसीबी ने एडवर्टाइजमेंट भी दे दी हुई है कोच के लिए। जी, अच्छा, उसमें भी 2-3 चीजें थी। सबसे पहले इनकी कोशिश थी एंडी फ्लावर आए, लास्ट ईयर की बात है, एंडी फ्लावर ने, खबरें हैं ना कि तमाम जो अब पोस्ट है उन पे ये फॉरेनर्स जितने भी प्लेयर्स हैं उनको रखना चाह रहे हैं। अप्रोच बोर्ड की, पिछले बोर्ड की भी सम हाउ बन गई थी, इनकी भी बन चुकी है। रमीज राजा का तो बड़ा क्लियर स्टांस था। अच्छा, फिर इन्होंने कोशिश की, एंडी फ्लावर को वो नहीं हुआ, फिर सेकंड इन्होंने ट्राई की गैरी क्रिस्टन की। अच्छा। गैरी क्रिस्टन जो है वो इज मोर इंक्लाइंड फॉर इंग्लैंड कोचिंग। अब उनको एक दफा इंग्लैंड ने कोच नहीं रखा, उन्होंने कहा मैं दोबारा उनके लिए अप्लाई करूंगा, वो भी इधर के लिए विलिंग नहीं है। अब बोर्ड के लिए डिलेमा ये है कि जिसको बोर्ड चाहता है वो आने को तैयार नहीं है, जो दूसरे लोग हैं उनको बोर्ड विलिंग नहीं है। सही। अब फिर आपको फोकस घूम के आना पड़ता सकलैन मुश्ताक पे। तो जो मीटिंग है मेरे जराये के मुताबिक वो यही थी कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मुझे क्लियर किया जाए। बिल्कुल, तो हवा में ना लटकाया जाए। हवा में ना लटकाया जाए, मुझे पता हो कि मेरी क्या डायरेक्शन है, मैंने कौन सा काम करना है। जो मुझे लग रहा है, जो मेरे जराये के मुताबिक ये है कि आज मोस्ट लाइकली आज या कल डिसीजन आ जाएगा। अच्छा। इस चीज के हवाले से, और जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है, जो क्योंकि लड़कों का फीडबैक जो मैं बता रहा हूँ उन सब का, जी, वो उनके फेवर में है कि वो चाहते हैं कि सकलैन मुश्ताक कोच हो।
सही। तो अगर सिकलान मुश्ताक, मेरा ख्याल है इनको कंफर्म कर दिया जाएगा एज ए कोच, अगर बोर्ड के पास, मुझे तो अभी तक जो मेरे राय है कोई इनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, इनको कंफर्म कोच किया जाएगा, तो जो डेजिग्नेशन होगा वो उनके दूसरे डेजिग्नेशन से होगा। अच्छा अच्छा जो अच्छा। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर वो एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं या हेड काम कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उस पर रिजाइन करेंगे। चलें, बहरहाल वो अब तो ये देखना हम भी पड़ेगा। देखना चाहेंगे कि आने जी। वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि